अब क्रियाशीलता के आधार पर हम बात करेंगे कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। देखिए, कम क्रियाशील धातुओं का जो निष्कर्षण हम देखेंगे, जिसके अंदर वो लेंगे जिसमें जिन सबसे कम क्रिया होती है, जो सबसे नीचे होते हैं AU, AG, HG और CU, यानी सोना, चांदी, पारा और कॉपर। इसमें क्या होता है, सोना और चांदी यह बिल्कुल मुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, सीधा प्रकृति से मिल जाते हैं, यानी ये किसी भी अयस्क के रूप में हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अयस्क के रूप में हमें Hg और Cu प्राप्त होते हैं, यानी या तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में। अब अपन जानते हैं कि इन अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ से हम बात करें तो यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये बिल्कुल कम क्रियाशील होते हैं, क्रिया बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, यानी पहले इनको ऑक्साइड, जो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इनको गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जाएगा और धातु के ऑक्साइड से फिर धातु प्राप्त की जाएगी। जैसे कि Hg का निष्कर्षण वो सिनाबार HgS के अकॉर्डिंग होगा। Hg पारा, जिसका अयस्क होता है वो होता है सिनाबार HgS, जिसका फॉर्मूला होता है वो पारे का क्या होता है, अयस्क होता है HgS। यदि हम इस अयस्क की पारे के अयस्क की क्रिया यदि हम O2 से करवाएं, यानी गर्म अवस्था में यदि हम इसकी क्रिया करवाएं, 2HgS की क्रिया O3 के अणु से करवाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है गर्म करने पर। तो यहाँ पे HgO पारे का धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा और यहाँ पे सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाएगा। इस प्रकार से सल्फाइड अयस्क से हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पे जो धातु में प्राप्त हो इसको फिर गर्म किया जाएगा और वह हमें शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होगा और O2 जो है ऑक्साइड को अलग कर लिया जाएगा। यहाँ पे Hg है वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है अपने पास धातु। तो देखिए, यहाँ पे धातु को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। पहले अयस्क धातु को गर्म करेंगे जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा और फिर धातु से धातु शुद्ध धातु अवस्था में धातु ऑक्साइड से। इसी तरह से देखिए, Cu2S से Cu का निष्कर्षण। तो Cu2S की क्रिया यदि हम O2 3O2 के साथ में गर्म करें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा और यहाँ पे जो अयस्क होगा SO2 के रूप में वो यहाँ पे हमें अलग से प्राप्त होगा और फिर वापस हमें धातु ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो यह हमें शुद्ध धातु के रूप में और ऑक्साइड के रूप में दोनों में अलग अलग प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इस अभिक्रिया में देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास भी ये कॉपर और सल्फाइड ऑक्साइड अलग से प्राप्त हुआ, यानी कि कॉपर जो है वो धातु के रूप में प्राप्त हुई और जो सल्फाइड है SO2 वो हमें ऑक्साइड के रूप में अलग से प्राप्त हुई। आगे बात करें, अब है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, मध्यम क्रियाशील जो धातुएं होती है वो किस प्रकार से क्रिया करती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, मतलब या तो ये सल्फाइड में होंगे या फिर कार्बोनेट के अंदर। मध्यम क्रियाशील धातुएं जिसके अंदर ये होते हैं Zn, Fe, मतलब ये मध्य अवस्था में पाई जाती है, जो ना ही तो ज़्यादा क्रियाशील ना ही कम। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें तो यह धातु या सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है और मतलब या तो ये सल्फाइड अयस्क में होगी या फिर ये किस में होगी, कार्बोनेट अयस्क के अंदर। इस प्रकार से मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं और इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, मतलब इन धातुओं को हम ऑक्साइड करके सीधा सा हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में और हमें डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु शुद्ध रूप में हमें यह धातु प्राप्त होती है। तो देखिए, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होगा वो हम बात करते हैं इसके अंदर। तो भर्जन विधि इसमें लागू की जाती है। सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क से क्या होता है, भर्जन अभिक्रिया से धातु प्राप्त की जाती है। भर्जन अभिक्रिया सल्फाइड धातु के अयस्क में ही होगा केवल। देखिए, भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी सल्फाइड जो अयस्क होता है ना, उसको वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर यदि आप इसको गर्म करोगे तो यह ऑक्साइड में बदल जाएगा।
सल्फाइड एस की बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पे सल्फाइड जो एस होगा उसको गर्म करने पर जो भर्जन अभिक्रिया है वो होती है, जिससे ऑक्साइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएं, यानी कि अधिक टेम्परेचर पे इसको गर्म करें, तो यहाँ पे हमें अधिक टेम्परेचर लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड के रूप में हमें यहाँ पे ये धातु प्राप्त होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ZnS को गर्म किया अधिक ताप पर तो ZnO की प्राप्ति हुई, और सल्फाइड यहाँ से जो है वो हमें अलग प्राप्त होता है सल्फाइड, और ऑक्साइड अवस्था में हमें यह धातु प्राप्त होती है ZnO। ये है मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। ये बात हुई भर्जन की। अब बात करते हैं कार्बोनेट अयस्क धातु का निष्कर्षण। देखिए सल्फाइड अयस्कों का धातु का निष्कर्षण हमने पढ़ा जो भर्जन विधि से होता है। अब कार्बोनेट अयस्क जो होंगे उसका निष्कर्षण जो होगा वो होगा आपके निस्तापन अभिक्रिया से। जी यहाँ पे निस्तापन अभिक्रिया क्या होती है आइए जानते हैं इसको डिटेल से। पहले अगर बात करें तो कार्बोनेट अयस्कों के लिए निष्कर्षण होता है जिसके अंदर निस्तापन अभिक्रिया यूज में ली जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में, यानी कि इसमें जो वायु की उपस्थिति होगी वो या तो लिमिट में होगी मतलब सीमित मात्रा में होगी, या फिर अनुपस्थित होगी बिल्कुल भी वहाँ पे वायु नहीं होगी, और अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनेट अयस्कों के लिए लागू होती है ये बात जिसको निस्तापन कहते हैं, जिसमें वायु की मात्रा सीमित अवस्था में, सीमित मात्रा में या फिर अनुपस्थित बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अंदर यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ऑक्साइड के रूप में हमें यह प्राप्त होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पे CO3 का जो मान है गर्म करने पर O3 यहाँ पर दो भागों में टूट जाता है, एक तो ZnO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और एक ZnO धातु ऑक्साइड के रूप में। तो इस प्रकार से कार्बोनेट अयस्कों का निष्कर्षण होता है। पहले हमने भर्जन से किया था जो कि सल्फाइड अयस्कों का था, और यहाँ पे ZnO जो निस्तापन अभिक्रिया के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हमें भर्जन और निस्तापन विधि से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ जो कि मध्यम क्रियाशील धातु के लिए था।